ये वीडियो तुम तभी देखना जब तुम लास्ट के 6 मंथ में अपना 100% देने को तैयार हो या फिर डेली 12 से 13 घंटे पढ़ने को तैयार हो, वरना तुम अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। और कुछ लोग तो ऐसा भी करेंगे कि आज मेरी वीडियो देख रहे, कल किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे, परसों किसी और को देखेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि भैया दीदी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते हैं। तो देखो यार, तुम्हें एक के ऊपर स्टिक रहना है। अगर लोग ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं तो तुम्हें ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कौन से कंटेंट मेरे लिए और कौन से कंटेंट को मुझे नहीं देखना है। क्योंकि मैं तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा और तुम इसका आंसर मुझे सच सच बताना और कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि क्या तुमने 2 मंथ पहले भी एक वीडियो देखी थी कि 8 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और मुझसे पूछा था कि भैया क्या 8 मंथ में नीट क्रैक हो सकता है क्या। उसके बाद भी तुमने पढ़ाई नहीं की और आज तुम फिर ये 6 मंथ वाली वीडियो देखने आए हो। तो प्लीज बी ट्रू विथ योरसेल्फ कि तुमने क्या सच में पढ़ाई की है पिछले 2-3 महीनों में। अगर नहीं की है ना तो अपने आप के मिस्टेक को पहचानो कि हाँ गलती मेरे से हुई है और मुझे इसको रेक्टिफाई करना है। और हाँ, कुछ लोग के रीजन जेन्युइन भी हो सकते हैं कि हाँ भैया मेरी हेल्थ खराब हो गई या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, तो हाँ वो सब चलता है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें एक रोड मैप पता चल जाएगा कि तुम्हें इन 6 मंथ में करना क्या है। चाहे तुम 0 लेवल पर हो या चाहे तुम 300-400 मार्क्स के लेवल पे हो या चाहे तुम 600 मार्क्स के लेवल पे क्यों ना हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ को काफी शॉर्ट टाइम के अंदर कवर किया है जिससे तुम्हारा भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस तरह से तुमने घर पे बैठे बैठे 3-4 महीने वेस्ट कर दिए और तुम चाहते हो कि मेरा और टाइम वेस्ट ना हो, तो सबसे पहले अपनी उस मिस्टेक को पहचानो, अपने उस कॉज को पहचानो कि किस कारण से मेरे 3-4 महीने वेस्ट हुए। या अगर तुम ड्रॉपर हो तो किस कारण से मैंने पिछला साल वेस्ट किया था। वो कोई ना कोई रीजन जरूर हो सकता है। या तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, या कोई रिलेशनशिप इशू हो सकती है, या मे बी फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। रिलेशनशिप दिक्कत आ रही है तो तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा और वो तुम्हें ही अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं नहीं बता सकता यार कि तुम्हें इस टाइम पर क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन तुम्हें पता है। तुम्हें अपने एक खुद के साथ ट्रू रहना है। एक पेन पेपर लेके बैठो और लिखो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये मैं अब 6 मंथ में नहीं करने वाला हूं। अगर सबसे पहला पॉइंट ये, अगर तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर भी दिए ना और तुम ये मिस्टेक बार बार करोगे, जैसे तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए फिर तुम 1 महीने बाद रिलेशनशिप में आ गए, तो उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मेरे से ये गलती हुई थी और नेक्स्ट 6 मंथ में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और अपना 100% दूंगा। और एक मार्क्स को टारगेट करो कि हाँ लाइक 680 लाने, 700 लाने या 720 लाने। देखो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी मत रखना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से रख लेना। जैसे अभी तुम्हारे अगर 300 आ रहे हैं तो तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे 720 आ जाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि साढ़े 600 आ जाए, तुम बहुत मेहनत करो तो 700 भी आ जाए, लेकिन ऐसा मत करना कि खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन रख लो तो पढ़ाई ही ना हो पाए। अगर तुम्हारे 400-500 आ रहे हैं तो हाँ तुम 700 तक जा सकते हो, अभी भी काफी टाइम है, ये बात मैं तुम्हें जरूर बोल रहा हूं। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि तुम अभी कौन से स्टेज पर हो। और आई थिंक इस टाइम पर मैक्सिमम स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ तो कवर कर रखा होगा। अगर तुम ड्रॉपर हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम बिल्कुल ही 0 लेवल पर हो। हाँ तुम्हें थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती होगी, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती होगी, वो अलग बात है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तुमसे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, तुम सही से रिवीजन नहीं कर पाती चीजों का, इस कारण से तुम्हारे ओवरऑल मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम बिल्कुल 0 लेवल पर हो। अगर मैं तुमसे काइनेमेटिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला पूछूं तो तुम्हें याद ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा है, इस बात को पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे कुछ आता है, खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। अगर तुम पहले से ही बिल्कुल 0 कॉन्फिडेंस पे चलोगे तो नीट क्या कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना तो जरूरी है यार। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेन और पेपर लेना है और उसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे फिजिक्स के 30 चैप्टर आ रहे हैं सपोज दैट, तो तुम्हें उस सारे चैप्टर को लिखना है। उसके बाद तुम्हें लिखना है बगल में लेक्चर, उसके बाद लिखना है डीपीपी, उसके बाद लिखना है पीवाईक्यूज, मतलब और तुम्हें टिक लगाना है कि जैसे काइनेमेटिक्स का मैंने लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यू, नोट्स ये सारा कर रखा है कि नहीं कर रखा है। और नहीं कर रखा है तो उसमें क्रॉस मार्क्स भी लगाओ कि हाँ मुझे ये करना है। और जो चैप्टर तुमने एक बार भी नहीं कर रखा है तो उस चैप्टर को सबसे पहले जाके कंप्लीट करो, क्योंकि जो चैप्टर तुमने पहले से कर रखा होगा उसका तुम्हारे पास नोट्स भी होगा, तुमने एक बार थोड़े क्वेश्चन भी लगाए होंगे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, मतलब 0 तो नहीं होगा ना एटलीस्ट। जैसे काइनेमेटिक्स तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले याद है, लेकिन तुमने मॉडर्न फिजिक्स को भी पढ़ा ही नहीं है तो तुमसे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकते। तो जो तुमने नहीं पढ़ा है ना, सबसे पहले उस
चैप्टर को जाकर टारगेट करो। उसी तरह से बायो में भी बायो के चैप्टर लिखो और उसमें बायो में बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल, एक्स्ट्रा डीपीपी या फिर कोई बुक एमटीजी लगाने की जरूरत अभी नहीं है। हाँ, तुम अगर पहले से लगा रहे हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर अभी तुम मुझसे एडवाइस मांगो कि भैया मुझे एमटीजी करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा यार प्लीज एमटीजी मत करो। उसकी जगह तुम एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, और अगर तुम्हें बायो अच्छे से आती है ना तो फिजिक्स को करो, केमिस्ट्री को करो। लेकिन बार बार बायो को 6 घंटे टाइम देने से नंबर नहीं बढ़ने वाले। बायो में मैक्स टू मैक्स 360 आ सकते हैं, इस बात को समझो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम डेली 10 घंटे बायो पढ़ने लग गए तो तुम्हारे ओवरऑल नीट में नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इस बात को लोग नहीं समझते और फिर वो फिजिक्स को इग्नोर करते चलते कि भैया लास्ट के 2 मंथ में कर लूंगा ना, भैया लास्ट के 3 मंथ में कर लूंगा। यार लास्ट के टाइम पर नहीं होता, लास्ट के टाइम पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है, तो उस टाइम पर तुम तो भूल ही जाओगे तुमसे ये फिजिक्स हो पाएगा। तो अभी टाइम है, अभी तुम बिल्कुल से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा कोई बायो में चैप्टर छूट चुका है तो सबसे पहले उसको वन शॉट से देखो। और वन शॉट कहां से देखोगे? विपिन शर्मा सर का काफी अच्छा लेक्चर अपलोडेड है, उन्होंने पूरी एनसीईआरटी काफी कंसेप्चुअली समझाई है, तो तुम उसको वॉच कर सकते हो। और बायो में डिटेल लेक्चर पे तो जाना ही मत, क्योंकि डिटेल लेक्चर तुम्हारा टाइम भी वेस्ट कर देगा। और नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि एक वर्ड क्वेश्चन आ रहे, पूरे स्टेटमेंट आ रही है, और पूरी स्टेटमेंट और वैसे क्वेश्चन के आंसर के लिए तुम्हें पूरी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी का बार बार पढ़ा हुआ होना जरूरी है और कंसेप्चुअली याद होना जरूरी है। और डेली बेसिस पर तुम हाफ एन आवर एटलीस्ट बायो के लिए निकालो और उसके रिवीजन करो। जैसे आज तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि उससे पिछला वाला पोर्शन जो भी है, जैसे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी या फिर उससे पहले का पोर्शन जो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसको तुम रिवाइज करते रहो। वरना ऐसा ना हो जाए कि तुमने जो टॉपिक 1 महीने पहले पढ़ा वो तुम बिल्कुल पूरी तरह से भूल गए और सोच रहे हो भैया ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये मैंने कहाँ पढ़ लिया। तो ऐसा कंडीशन ना हो, इसलिए डेली आधा घंटे भी निकाल पाओ ना, तो तुम उसका बेनिफिट खुद देखोगे कि 2-3 मंथ में तुम्हें कितना ज्यादा बूस्टअप देखने को मिल रहा है। तुम्हें सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया बायोलॉजी तो हमसे हो ही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो फिजिक्स में आती है, इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। तो इसमें मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि फिजिक्स में अपने बेसिक्स को क्लियर करो। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया बेसिक्स तो इतनी बार मैं कर चुका हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मुझे आता ही है, मैं बार बार उसे क्यों करूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि तुम्हें वो नहीं आता। अगर तुम्हें आ रहा होता ना तो तुम अभी फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर चुके होते। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि तुमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लिया, नहीं। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि log 1000 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या तुम्हें इसका आंसर आता है? अगर तुम्हें इसका आंसर आता है तब मैं मान सकता हूं कि तुम्हें बेसिक मैथ थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर नहीं आता ना तो तुम्हें बेसिक मैथ पे बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, और इसके लिए तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी बोलेंगे कि सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करो। तो हाँ, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक्स को क्लियर करने हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत बेसिक्स का यूज आता ही है। और अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं आएगा तो तुम वहां पर जाके फिर डिमोटिवेट हो जाओगे कि भैया मेरे से क्वेश्चन नहीं लग रहे, फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो यार जब तक बेसिक नहीं क्लियर होंगे तब तक कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तब तक कैसे नंबर आएंगे, इस बात को अंडरस्टैंड करो। आई नो कि टाइम लगेगा, 10 दिन टाइम दो, बेसिक में 5 दिन टाइम दो, लेकिन उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर दो। बेसिक कंप्लीट करने के बाद तुमको कुछ चैप्टर के वन शॉट देखने हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशन। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, अगर तुमने देख रखा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स बना रखा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं देखा है तो ट्राई करो कि इसका वन शॉट देख लो, क्योंकि डिटेल देखने का यार अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वन शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यूज लगाओ, बस इतना ही करना है, ठीक है। और जब तुम्हारा ये 11th वाला पोर्शन हो जाए ना, उसके बाद तुम्हें जंप करना है किस पे? 12th पे। उसमें क्या करना है? मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये 12th का पोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पूरा 12th के चैप्टर्स का नाम लिया हूं, इससे अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ट्राई करना कि तुम इन सारे चैप्टर को काफी अच्छे से करो, और इसको करने के लिए तुम्हें प्रीवियस चैप्टर्स का नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हो सकता है कि कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें ग्रेविटेशन की जरूरत पड़ जाए, या फिर तुम्हें काइनेमेटिक्स की जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जंप मत करो, पहले तुम बेसिक्स क्लियर कर लो, बाद में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे तो तुम्हें चीजें आसानी से समझ भी आ जाएगी।
और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस नोट्स करने हैं और तुम्हें जो डीपीपी मिलेगी वो करना है और पीवाईक्यूज, इसके अलावा कुछ मत करना। टाइम नहीं है, तुम मेरी बात को समझो, तुम्हें सारे चैप्टर्स को करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने बस काइनेमेटिक्स में महारत हासिल कर लिया और मॉडर्न फिजिक्स का एक बेसिक का क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बन पा रहा है, तो इसका कोई भी सेंस नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिक्स में ये है कि अपना शॉर्ट नोट जरूर बनाना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पर जब तुम टेस्ट देने जा रहे होंगे और टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे होंगे, तो उस टाइम पर तुम सारे चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब उसके इतने नोट्स होंगे, इतने फॉर्मूला होंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर जैसे तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो पूरे काइनेमेटिक्स के सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस को 2 पेज के अंदर समराइज कर दो। सेम फॉर वर्क एनर्जी पावर, सेम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम फॉर मॉडर्न फिजिक्स। उस तरह से तुम्हारा पूरा फिजिक्स अप्रॉक्स 100 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम्हें जानना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मैंने अपना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया था, या फिर मेरे शॉर्ट नोट्स को तुम देखना चाहते हो, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही फ्री है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें मैंने सारे फिजिक्स शॉर्ट नोट्स अपने अपलोड कर रखे हैं, तो तुम चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। तो तुम्हें अगर फिजिक्स के लिए रोड मैप चाहिए कि भैया मैं तो बिल्कुल ही जीरो पढ़ूं, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे कैसे इंप्रूव करना है, तो तुम मेरी रिसेंट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी फिजिक्स को 1 साल के अंदर बस इंप्रूव किया था और 170 नंबर मेरे आए थे फाइनली। तो अगर मैं कर सकता हूं ना, तो आई थिंक तुम भी 6 महीने में कुछ तो कर ही सकते हो। 170 ना सही तो 140 150 तक तो ला ही सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो यार। तो अपने आप पे बिलीव रखो। तो अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिसमें तुम मिनिमम एफर्ट लगा के अपना मैक्सिमम आउटपुट या नंबर ला सकते हो, और वो है केमिस्ट्री। क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत ही प्री डिफाइंड होती है कि हाँ तुम्हें यही करना है, इससे क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो तुमने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टर को अगर तुमने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो 6-7 क्वेश्चन तो इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, आई कैन गारंटी। मतलब 50% ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस ये दोनों चैप्टर के अराउंड ही घूमती है, और इसको तुम्हें काफी अच्छे से करना है। 1 शॉट लेक्चर देखने हैं, हो सके तो तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, और सारे पीवाईक्यूज तो करने ही है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इन चैप्टर में। और रही बात ब्लॉक केमिस्ट्री की, जैसे पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, जो भी ब्लॉक आ रहा हो, तो उस ब्लॉक चैप्टर के लिए तुम्हें बस एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसमें भी ट्राई करो वो वाले पार्ट पढ़ो जो कि नीट में काफी बार आ चुके हो। मतलब तुम पीवाईक्यू पहले देखो, पीवाईक्यू मतलब जिस टॉपिक से आए हो ना, तुम उस टॉपिक के अराउंड की सारी चीजें पढ़ के जाओ। अगर पीवाईक्यू में अगर कोई एलिमेंट का यूज आया है, तो उस एलिमेंट के अराउंड जितने यूज दिए तुम सारे यूज को पढ़ के जाओ। ये होता है अच्छी तरह से पढ़ना। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें 1 शॉट लेक्चर देखने हैं और एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरे से ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो दिक्कत क्या होती है ना यार, तुम लोग ऑर्गेनिक में डायरेक्ट बड़े बड़े चैप्टर पे जंप करते हो, जैसे हेलो एल्किन, हेलो एरिन, या फिर एसिड हो गया। तुम बेसिक्स को पढ़ते ही नहीं हो। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th वाला पार्ट है, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें उसको बहुत ही स्ट्रांग करना है। जब तक तुम उसको स्ट्रांग नहीं करोगे, तुम्हें आगे वाला कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ट्राई करो कि उसको पहले स्ट्रांग करो, बाद में तुम जाना आगे की तरफ। उसके बाद आई कैन गारंटी कि तुम्हें सब कुछ आसानी समझ में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट जरूर से बना लेना, और वो आराम से 1 पेज के अंदर 1 चैप्टर का शॉर्ट नोट हो जाता है। तो उससे तुम्हें रिएक्शन रिवाइज करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। लाइक अगर तुम्हारे पास आधे घंटे का फ्री का टाइम है, तो तुम आराम से 10 पेज लोगे और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन रिवाइज कर दोगे। तो उससे तुम्हारी मेमोरी काफी हद तक बूस्टअप हो जाएगी। और अब लास्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें तुम्हें फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस को देखने हैं कि हाँ इस फॉर्मूले से और कितने कितने टाइप के या कितने वैरायटी का क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम्हें उस पर फोकस करना है। और थ्योरी वाली पार्ट के लिए तुम अपने क्लास नोट्स पे रिलाई कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत एज सच नहीं है, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम है। बात वही आ रही है, तुम्हें क्वेश्चंस करने पीवाईक्यूज वाले, क्लास नोट्स की थ्योरी और क्वेश्चंस इतने काफी होने वाले हैं। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की क्या क्या सब्जेक्ट में किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का ये है, अगर तुमने इसको मिस कर दिया ना, तो पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होगा। और वो ये है कि देखो यार, ये 6 मंथ की जो जर्नी है बहुत ही लंबी होने वाली है। ये इतनी आसान नहीं रहेगी कि जैसे एक सप्ताह में तुम्हें पढ़ना है, नहीं। ये 6 मंथ बहुत बड़े हैं, और ये 6 मंथ में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मतलब कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होगा, कई बार खुद पे सेल्फ डाउट भी आएगा कि भैया मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कई बार बहुत पढ़ने के बाद ही मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। तो उस टाइम पर तुम्हें काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील होगा कि भैया मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, मैं तो 12-14 घंटे पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरे नंबर 400-500 ही क्यों आ रहे हैं। तो उस टाइम पर जस्ट कॉन्फिडेंट विथ योर सेल्फ कि हाँ मतलब मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। मतलब तुम्हें क्या करना है,
क्योंकि ये चीजें सबके साथ होती थी, ये चीजें मेरे साथ भी होती थी। मुझे भी काफी ज्यादा सेल्फ डाउट आता था कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे नंबर 500 ही आ रहे, 550 आ रहे, तो क्या मैं कर पाऊंगा। मैं क्या करता था, मैं अपने हार्डवर्क पे बिलीव करता था और एक गॉड मतलब ईश्वर, उस पर भी तुम विश्वास करो कि उनकी जो भी प्लानिंग है वो सही होने वाली है, और उसके अलावा तो जो होगा उसको एक्सेप्ट करना ही है। तो यार यही थी पूरी वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।